बच्चों, हम कक्षा 11 फिजिक्स का ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण एक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हमारा एक नया टॉपिक गुरुत्वीय क्षेत्र एवं क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र जो टॉपिक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा गुरुत्वीय क्षेत्र आखिर होता क्या है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र को समझने के लिए हमने ग्रेविटी पढ़ा था। हमने बोला कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में एक बल कार्य करता है। फिर ग्रेविटी हमने पढ़ा। ग्रेविटी में हमने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ है और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स कार्य करता है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ का मास मैंने m ले लिया और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास मैंने m ले लिया। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स कार्य कर रहा है उसे हमने ग्रेविटी या गुरुत्व बल बोला। तो अब बच्चों, आप ये मानते हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक बल कार्य कर रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर करती जाऊं तो ये बल धीरे धीरे वीक होने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये बल बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। तो ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ की वजह से जहाँ तक इस बल को फील करेगा, वो सारा क्षेत्र इस अर्थ का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र से आप क्या समझे कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पावर है, उस पावर को अगर कोई ऑब्जेक्ट फील कर रहा है तो जिस भी फील्ड में रहकर वो इसे फील कर रहा है, वो सारा का सारा फील्ड आपका क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, अब दूसरा है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि दोनों के बीच में एक फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है, और ये अर्थ है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो तो सेम है और फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैंने माना कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो E है, पर ये जो चीज़ है, ये जो मास है m, ये अपने ऊपर जिस बल को फील कर रहा है, दूसरा मास होगा वो अपने ऊपर किसी और फोर्स को फील करेगा, तीसरा मास होगा वो अपने ऊपर किसी और बल को फील करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है कि इस मास, ये जो मास है ये अपने ऊपर कितना बल फील कर रहा है, तो उस फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास एक इजी टेक्निक होती है। हम क्या करते हैं कि जिस भी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स आपको निकालना है, उस पार्टिकल के मास को आप मल्टीप्लाई कर दो फील्ड से, क्योंकि फील्ड इज सेम फॉर ऑल। ठीक है, तो मैंने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को आप फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो तो लगने वाला फोर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को अगर आप फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा था, मास इनटू फील्ड। ये कौन सा फील्ड है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली इस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल्स टू F/m। ठीक है, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास, है ना। यानी कि एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला जो बल है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर यहाँ से इसका मात्रक निकाला जाए तो मात्रक भी आप क्या निकाल लेंगे, फोर्स का मात्रक न्यूटन बट्टे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ से अगर आप चाहें इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। विमा क्या हो जाएगी इसकी, फोर्स की विमा mL/T-2 अपॉन मास की विमा m। ठीक है, mL/T-2 अपॉन मास की विमा m से m कैंसिल हो गया, तो आपकी इसकी विमा कितनी आ गई, L/T-2 आ गई। उसका मात्रा कितना है, न्यूटन बट्टे किलोग्राम। और इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा हमने कहा एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, पर ये बल लगना कहाँ चाहिए, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लगना चाहिए। तो आप कहेंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E। और बहुत सी बुकों में इसे E से रिप्रेजेंट न करके I से भी रिप्रेजेंट किया गया होगा।
तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझने से पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने उस एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा था? एनर्जी मीन्स वर्क डन, वर्क डन मीन्स इनफाइनाइट से, अनंत से किसी भी ऑब्जेक्ट को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है उसे हमने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इसे समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ध्यान से देखें। देखो बच्चों, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को गुरुत्वीय तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्राप्त होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं Fg से दिखा देती हूँ। ठीक है, और अगर हम चार्ज को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमें फोर्स प्राप्त होता है। ये कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं इसे E से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, Fe। तो सेम वे अगर हम, ठीक है, सेम वे अगर हम इस मास को मल्टीप्लाई कर दें पोटेंशियल से, अगर हम इस मास को मल्टीप्लाई कर दें पोटेंशियल से, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया? EU से। ठीक है, तो देखिए कितने इजीली आपको पता चल गया कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल क्या होता है? अगर हम पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, तो ये V पोटेंशियल है, तो V इक्वल्स टू आपका आ गया U/m, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। ठीक है, तो साफ आपको पता चलता है कि ये देखो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं और ये हमने कैसे पढ़ी थी? हमने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास मैंने m ले लिया, इससे बहुत अधिक दूरी पे, इनफाइनाइट पे, ठीक है, ये स्मॉल m पड़ा हुआ है। इस स्मॉल m को हम अनंत से कहाँ लाएंगे? ये m जो मास है, इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट P है, ठीक है, इस P बिंदु तक हम क्या करेंगे? इस मास को लाएंगे। ये देखो, मास को अनंत से ग्रेविटेशनल फील्ड के, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में जितना हमने क्या किया? कार्य किया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कार्य होती है ना। तो जितना कार्य हमें प्राप्त हुआ वो कार्य आपका, कार्य तो खुद ही होगा, प्राप्त होगा ना, हमें तो नहीं करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? उसे अपनी ओर खींच रहा है खुद ही। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में निकाला था, दैट इज इक्वल्स टू G me था यहाँ पे, पर हमने me के बदले एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास m है, तो Gmm, ठीक है, अपॉन क्या था? दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, या जिस डिस्टेंस पे हम ला रहे थे, माना सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे r से मैं यहाँ दिखा देती हूँ। तो ये कितना हो गया? Gmm अपॉन r अपॉन m है, m आ गया, तो m से आपका m कैंसिल हो गया, तो v की जो वैल्यू आपकी आई कितनी आ गई? g पर माइनस भी था, ठीक है, क्योंकि प्राप्त कार्य है, Gm अपॉन r। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया? पोटेंशियल का। ठीक है, पोटेंशियल V इक्वल्स टू होता है Gm अपॉन r। अब एक चीज यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं इसकी मात्रा की बात करूँ, ठीक है, तो देखो मात्रा कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी, एनर्जी का मात्रक होता है जूल डिवाइडेड में मास, तो जूल पर किलोग्राम। ठीक, ये आपका इसका मात्रक। ऐसे ही आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। और परिभाषा की बात करें तो आप हम कहेंगे कि एकांक द्रव्यमान के मास को, एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है वही आपका क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है,